हेलो फ्रेंड, आप सभी का घटना चक्र के बुक की एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। हम पिछली क्लास में 28 क्वेश्चन तक समाप्त कर चुके थे। आज हम उसी के आगे का कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे तो चंदेल सहयोगी थे। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण मुख्यतया 10वीं-12वीं शताब्दी के मध्य 950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेलों का मुख्य काल, लेकिन पूर्ववर्ती एवं परवर्ती काल में भी निर्माण हुए के बीच कराया गया था। वह यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वप्रमुख है। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली तो ये कुषाणों के समय में फली फूली। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली तो ये कुषाणों के समय में। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद प्रयागराज के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियाँ किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो ये गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में अवस्थित है, यह गुप्तकालीन मंदिर है। वही इलाहाबाद प्रयागराज में गढ़वा जिले में निर्मित गढ़वा मंदिर भी गुप्तकालीन है। बोधिसत्व पद पाणी की पेंटिंग कहाँ पर स्थित है? तो ये अजंता में स्थित है। बोधिसत्व पद पाणी की पेंटिंग जो है अजंता में स्थित है। यह असाधारण भित्तिचित्र प्रारंभिक मध्यकालीन या मध्ययुगीन भारत का है, जो अजंता के चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध मठ के आंतरिक भाग में संरक्षित है और ये राजसी और दैवीय स्थिति दोनों के संकेतक के रूप में पहने जाने वाले विस्तृत मुकुटों का सबसे पहला दृश्य प्रमाण प्रदान करता है। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण सम्मिलित है या उल्लेखित है? छठवें का कौन सा सही होगा? तो ये है भानुगुप्त एरण स्तंभ में ये चीज लिखा हुआ है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में विधवा दहन अर्थात सती का उदाहरण मिलता है और इस अभिलेख में किसी भोजराज नामक सेनापति की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। यह अभिलेख 510 ईस्वी का है। एरण मध्य प्रदेश के सागर जिले में विदिशा के निकट बेतवा नदी के किनारे स्थित है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे तो ये चंदेल इसके सहयोगी थे। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है। बराबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी पूर्ति और मूर्ति कला किसका शानदार उदाहरण है? तो इसका ये भारत जावा कला का ये शानदार उदाहरण है। बराबुदुर अर्थात बोरोबुदुर स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप में स्थित है और इसकी मूर्ति कला भारत जावा कला का उदाहरण है। इस स्तूप का निर्माण 8 से 9वीं शताब्दी में हुआ था। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो ये समुद्रगुप्त के समय भेजा था। मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास एक मिशनरी भेजा।
समुद्रगुप्त ने सीलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोध गया में एक मठ बनवाने की अनुमति दी। दक्षिण भारत चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग से संबंधित प्रश्न। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर के शैव मंदिर अथवा राजराजेश्वर या बृहदेश्वरी मंदिर का निर्माण राजा प्रथम के काल में हुआ था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल है ये ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्तता शाही ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था और उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो वो चोल काल था। कैलाश मंदिर किस वंश ने कैलाशनाथ मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनवाया था? तो कैलाश मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया है? किस राज्य में बनाया है? तो चौथे का सी सही है, पल्लव तमिलनाडु में बनाया। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो ये है एकाम्बरेश्वर मंदिर जो है, एकाम्बरेश्वर मंदिर ये है कांचीपुरम में स्थित है। एकाम्बरेश्वर मंदिर कांचीपुरम में स्थित ये मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पल्लवों के द्वारा कराया गया था। उल्लेखनीय है कि ये मंदिर हजारों साल पुराना है, जिसकी वर्तमान संरचना पुनर्निर्माण 600 ईस्वी में पल्लवों के द्वारा किया गया था। तंजावुर में बृहदेश्वरी मंदिर का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? तो ये राज फर्स्ट के द्वारा किया गया था। बृहदेश्वरी मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है, जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राज प्रथम चोल ने करवाया था। इनके नाम पर इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया। निम्नलिखित में से राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो इस कदम का नहीं हुआ। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर, पांडव राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? तो ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरेयूर संगम कालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वाराणम नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उरेयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? तो ये गोपुरम कहलाता है।
दक्षिण के मंदिर के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांडवों चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही और पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था? तो ये चेर ने किया था। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध चेर ने किया था। रोम साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार का आरंभ संगम काल में चेर राज्य के साथ आरंभ हुआ था और अरिकामेडु से कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये देव राय द्वितीय के शासनकाल में आया। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देव राय द्वितीय, जिसका कार्यकाल 1422 से 46 ईस्वी के शासनकाल में विजयनगर आया था, उसने अपने यात्रा वृत्तांत में मतला उस सदाइन व मज्म उल बहरीन में देव राय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये वैशेषिक का प्रतिपादन किया है। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण परमाणुओं से हुआ। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। ब्रह्मलिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों का उद्घाटन किया, उद्घोषण किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवाना पिए की पहचान सिंघल के राजा तिस से कर डाली। कालांतर में ये तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुश्रुतियों, दीप वंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई है। अतः वर्ष 1915 में मास्की से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। ब्रह्मलिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्रह्मलिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? तो ये कार्तिकेय की कहानी है। कालिदास की संस्कृत महाकाव्य कुमार संभवम में भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र कुमार के जन्म की कहानी है, जो ताड़कासुर नामक राक्षस के वध हेतु जन्म लिया है। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो ये विशाखा दत्त हैं। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की थी। इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास, मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर ने समकालीन विदेशी लेखक निरियाकस, आनेसिक्रेटस और अरिस्तोबुलस और मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है और इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों के द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज थे। यहाँ पे सूची 1 को 2 से मिलान करना है, तो ये पुस्तक है और यह उनका लेखक है। तो बृहत संहिता और मुस्सिका मनसा, राजतरंगिणी और विक्रमांक देवचरित्र, ये सब किसके लेखक हैं? ये पुस्तक और ये लेखक का नाम। तो इसमें से डी ऑप्शन सही है, अर्थात पहले का चौथे के साथ वरामिहिर
बृहन संहिता ये वराहमिहिर की बुक है। मुंशी मनसा जो है ये है अतुला की पुस्तक है। राज तरंगड़ी जो है ये कल्हड़ की पुस्तक है। और वही विक्रमांक देव चरित्र जो है ये बिल्हड़ की पुस्तक है, अर्थात इसमें से डी ऑप्शन सही है। बृहद संहिता वराहमिहिर और मुंशिका मनसा अतुला की, राज तरंगड़ी कल्हड़ और विक्रमांक देव चरित्र जो है ये बिल्हड़ की पुस्तक है। लेखक और उनके पुस्तकों को मिलान करना है तो कौटिल्य, पाणिनि और कामंदक और कालिदास का मिलान करना है। तो वो जैसे अगर पाणिनि जो हैं इन्होंने क्या लिखा, अष्टाध्यायी लिखे थे, अर्थात ए का 2 के साथ, बी का 1 के साथ और ए का 2 के साथ अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र से, और कामंदक जो हैं ये नीतिसार, कालिदास ने कुमार संभवम लिखा, अर्थात ऑप्शन ए सही है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी, पाणिनि ने अष्टाध्यायी, कामंदक ने नीतिसार और कालिदास ने कुमार संभवम लिखा। कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है, तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम राज तरंगड़ी है। कल्हड़ ने राज तरंगड़ी में कश्मीर का इतिहास लिखा और इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने जय सिंह के शासन काल में किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम, तो राज तरंगड़ी कल्हड़ की पुस्तक का नाम है। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था, तो ये बिहार में अवस्थित था। उदंतपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, ये प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। ये बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी, तो ये धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्रों के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अन्य अनेक जातियों यथा अम्बष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया है, निर्वसित एवं अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौटिल्य हैं। क्या हैं, कौटिल्य। इतिहास के प्राचीन और मध्यकाल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान किस युग में किया गया है, तो ये है इसका युग महेंद्र वर्मन के समय किया गया है। मत विलास प्रसन्न, तो इसका क्या करना है कि युग में किया गया है, उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान करना है। तो इसका सही मिलान भी ही सही है, महेंद्र वर्मन मत विलास प्रसन्न के द्वारा। तो मत विलास प्रसन्न महेंद्र वर्मन और आमुक्त माल्यद जो हैं ये कृष्णदेव राय, और सम्रागढ़ सूत्रधार ये राजा भोज, और मानसोल्लास जो है ये सोमेश्वर तृतीय के द्वारा। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियंस किसने लिखा है, तो इसको किसी ने, इनमें से कोई भी उत्तर नहीं सही है। अर्थात पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक नाम नाविक ने लिखा। इसने भारत में आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। इनमें से किसने पहली बार ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, तो ये इसका उत्तर आर्यभट्ट सही है। इनमें से किसने पहली बार ये व्याख्या किया था कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण
प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, ये आर्यभट्ट ने कहा था। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो ये थे इनमें से कोई नहीं। अर्थात सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है और ये काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे और शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार साहित्यकार थे। शौमिला गुप्तकालीन नाटककार हैं जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया जाता है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपरोक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। यद्यपि बिहार का लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका सही विकल्प ए माना है। चूँकि गुप्त काल का प्रारंभ 275 एडी अर्थात श्री गुप्त से आरंभ होता है, जो सुश्रुत के मान्य काल से करीब 1000 वर्ष बाद का है, इसीलिए सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण नहीं है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो इनमें से कोई नहीं। कवि बाण निवासी था। कवि बाण जो है कहाँ के निवासी थे? तो ये पाटलिपुत्र के निवासी थे। बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादंबरी, चांडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। पृथ्वी राज रासों के लेखक कौन हैं? तो चंद्रबरदाई जो हैं पृथ्वी राज रासों के लेखक हैं। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय जो राज पिथौरा के थे के दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वी राज रासों की रचना की। पृथ्वी राज रासों के लेखक कौन हैं? तो ये चंद्रबरदाई। पृथ्वी राज रासों के लेखक चंद्रबरदाई हैं। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी की चंद्रबरदाई ने पृथ्वी राज रासों की रचना की। इसमें चौहानों का अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है। पृथ्वी राज रासों नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई है। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन हैं? स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन हैं? तो ये भास जो हैं ये स्वप्नवासवदत्ता के लेखक हैं। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए, जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने ट्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटक के नाम हैं प्रतिज्ञा योगंधरायण, दूसरा है स्वप्नवासवदत्ता, उरुभंग, दूतवाक, पंचरात्र और बालचरित्र, दूत घटोत्कच, कर्णभार, मध्य मया योग, प्रतिभा नाटक, अभिषेक नाटक, अभिरामक एवं चारुदत्ता। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभवम महाकाव्य ये कालिदास के द्वारा लिखा गया। कुमार संभवम महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने किया था और इसमें 17 सर्ग हैं, जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय के जन्म कथा वर्णित हैं। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? तो ये भारवी के द्वारा लिखा गया। किरातार्जुनीय पुस्तक के लेखक भारवी हैं और इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई। इसमें अर्जुन तथा किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन। तो ये मिलिंद पान्हो जो हैं, इसका उत्तर बी सही है। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा लिखित मिलिंद पान्हो नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो हर्षचरित नामक पुस्तक बाण भट्ट ने लिखा।
हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। ये वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक ने अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन विस्तृत करता है। अब यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चरक, ब्रह्मपुत्र, वराहमिहिर और विशाखा दत्त। तो चरक जो थे एक चिकित्सक थे। क्या थे? चिकित्सक थे। अर्थात 1 का 2 से मिलान करना है, 1 का 2 से। तो बी ऑप्शन में ही है केवल पहला, तो यही सही होगा। चरक जो थे ये चिकित्सक थे, ब्रह्मदत्त गणितज्ञ थे या गणित से, वराहमिहिर ज्योतिष थे और विशाखा जो दत्त थे विशाख दत्त ये नाटककार थे। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई? तो इसे लिखा था कामंदक ने लिखा था। कामंदक के द्वारा रचित नीतिसार 1152 छंदों का एक महत्वपूर्ण संग्रह है जो 34 खंडों के 20 अध्यायों या सर्गों में समीकृत है। इसमें अधिगम की पारंपरिक शाखाएं हैं, राज्य, इसके घटक और संरक्षण, अंतर्राज्यीय संबंधों पर मंडल सिद्धांत, विभिन्न प्रकार की नीतियां, युद्ध और शांति, कूटनीति और बुद्धिमत्ता, सैन्य संगठन और किन दोषों से बचना चाहिए, परिशिष्ट तुलना के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र और कामंदक के नीतिसार की सामग्री को सूचीबद्ध करता है। पूर्व मध्यकाल। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? तो कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन है? कर्नाट वंश का जो अंतिम शासक थे वो हरि सिंह थे। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। ये कला और साहित्य के संरक्षक थे। इन्होंने पंजीकरण व्यवस्था की शुरुआत की थी। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है विचार करना है, अर्थात इसमें से कौन सा कथन गलत है हमको वही ढूंढना है। ये बिहार के वर्तमान बांका जिला में स्थित है। अर्थात जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये बिहार के बांका जिला में स्थित है। तो ये तो गलत है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने किया था, तो ये भी गलत है। अर्थात 1 और 2 इसका गलत है। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला और यह खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं। तो 3 और 4 सही है, लेकिन इसमें पूछा था कि कौन सा गलत है, कौन सी इसमें से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और कौन सा कथन गलत है। तो पहला और दूसरा गलत है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने किया था। ये बिहार के वर्तमान भागलपुर जिले में अवस्थित था और इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की तत्त्रयान शाखा जो है वज्रयान का सर्वाधिक प्रभाव था। इसके अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून विधि, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। 12वीं शताब्दी के अंत में इस विश्वविद्यालय के मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की सेना ने नष्ट कर दिया था। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के शासक ने किया था, तो धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की पतन के बाद ये बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया था। विक्रमशिला केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? तो धर्मपाल नाम है। मैथिली भाषा का मुख्य निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? तो ये कर्नाट राजवंश के शासनकाल में शुरू हुआ। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के शासनकाल में हुई। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव थे। उदंतपुर शिक्षा के निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो ये बिहार राज्य में अवस्थित था।
उदंतपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, ये प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। ये बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। कश्मीर का अकबर किस नाम से कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन थे? तो ये सुल्तान जैनुल आबिदीन थे। सुल्तान जैनुल आबिदीन। अकबर के समान धर्म, शास्त्रों एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद करवाया। श्री भट्ट, मंसूर बिन अहमद जैसे औदों को संरक्षण प्रदान किया था। मध्यकालीन भारत का जो अब इतिहास है, ये अब हम अगले क्लास से पढ़ेंगे। तो मध्यकालीन भारत का इतिहास ये अब हम अगली क्लास में देखेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट हम बीपीएससी के पूर्व घटना चक्र के पूर्व अवलोकन को कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1 करके। और आप इस वीडियो को बार बार रिवीजन करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको सारे पॉइंट 1 बाय 1 करके क्लियर हो जाए और याद भी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।